प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हुए शामिल। वक्फ कानून का विवाद दिल्ली से जम्मू तक पहुंचा। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुआ जमकर हंगामा। स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के लिए स्पीकर के खिलाफ जताया रोष। हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में भारी गिरावट, एक झटके में निवेशकों का करोड़ों रुपए का नुकसान। हिमाचल में चीफ इंजीनियर की हत्या का मामला गरमाया। सीबीआई जांच कराने की उठी मांग। सुक्खू सरकार पर विपक्ष का निशाना। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दी करोड़ों रुपए की सौगात। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग। राज्य में विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर कुछ अलग है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की, जिस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। जो यात्रा कर रहे हैं रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा, उसमें शामिल होंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लाह वीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया है, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। इस यात्रा के दौरान वो रोजगार और पलायन रोको का जिक्र भी करेंगे, वहीं युवाओं के भविष्य का भी बात करेंगे। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश पर 6 दशक तक हुकूमत किया हो, जिसने इस राज्य में 1990 के पहले अगर 77 का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो 67 और 77 के कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, लेकिन न वो पलायन रोक पाए और न रोजगार दे पाए। उनके तुरंत बाद लालू जी की हुकूमत, और उसमें तो बिहार का सर्वनाश हो गया। आज जो आंकड़े हैं, पता नहीं पलायन के आंकड़े वो कहां से लाते हैं। 2011 के बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो लेबर ब्यूरोज और अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पलायन बिहार से लगातार कम हो रहा है, इसलिए कि यहाँ नौकरियां हैं, रोजगार है। कोरोना के बाद स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोग जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट गए। अब जो कभी 5 करोड़ तक की संख्या पलायन की मानी जाती थी, वो घट करके वो आंकड़े भी 3 करोड़ से कम का मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ नौकरियां, 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ा माना गया है, वैसी स्थिति में यहाँ कांग्रेस की क्या दाल गली। उसके बाद तुरंत वो संविधान सम्मेलन में भी शामिल होंगे जहां उन्होंने देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं।
हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। लेकिन युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सभी युवा एक साथ आइए। तेजस्वी यादव भी युवा नेता है और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर काफी सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और खुद राहुल देखिए कन्हैया कुमार को आगे एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। किसी ने कहा भी तो नहीं, कि सबने कहा है। 2020 का चुनाव बिहार का इस बात का गवाह है कि सभी लोग एकजुट होकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े और जनमत घोटाला गड़बड़ छाला नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनती। मात्र 12,000 साढ़े 12,000 वोट कम आए थे। 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी था। इसलिए तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता है, जिसको अभी सी वोटर के सर्वे में 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है? लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा इठला नहीं रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है 17 महीने डिप्टी सीएम रह करके। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सत्ता की चिंता नहीं, लेकिन वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, नौजवानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट सरकार का बता रहे हैं। बाकी दलों के पास क्या है, क्या स्थिति है एनडीए में? एनडीए में तो अभी भगदड़ मचेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहाँ वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने। राहुल जी बिहार आए,
और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग यह भरम जो फैलाने का काम वह कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। धन्यवाद। वक्फ कानून को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद अब दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। दरअसल संसद के दोनों सदनों संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के लिए स्पीकर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और रोष जताया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसका विरोध किया। हम यही कहना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। हम चाहेंगे इस मुल्क में लोकतंत्र है, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का। भाई मेरे, डेमोक्रेसी में सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करते, हमें तो विश्वास में लेना था ना, हमारी भावनाओं की तो कदर करनी थी ना। पहले कंसेंसस बनाइए। अगर आप इतने ही हमारे बारे में चिंतित थे अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो उन्हें विश्वास में लेना था। पहले क्या कर रहे हैं आप? ब्रेजनली आप रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहे हैं, इदारों को खत्म कर रहे हैं। ये छोटा मसला नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ऐसी आइडियोलॉजी मुक्त भारत हो, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और हमारी पार्टी दिल्ली में और यहाँ पर भी, वहाँ पर राहुल गांधी जी और यहाँ पर कर्रा साहब, मीर साहब, हम सारे लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के अधिकारों के लिए, नौकरी के लिए, स्टेट के लिए, राइट्स के लिए। सर, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहाँ पास हो चुका है, यहाँ वो नहीं ला सकते क्योंकि पार्लियामेंट। लोकतंत्र है। आपके मीडियम से हम अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या वो इस राइट को भी भंग करना चाहते हैं? इसलिए हमारा अधिकार है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो हम अपनी भावनाओं का
का जो इजहार है उसको प्रकट कर सकते हैं। स्टेट रूट पे भी रेजोल्यूशन आज आ रहा है कि किस तरह देखते हो उसको? बिल्कुल, हमारा स्टेट एट द अर्लीस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कब तक हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सताएंगे। जम्मू के भाइयों, आइए महाराजा को श्रद्धांजलि दीजिए। उसके स्टेट को तोड़ा गया, आइए इसे बहाल करते और श्रद्धांजलि महाराजा को भी दीजिए। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक़्फ़ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक़्फ़ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक़्फ़ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वक़्फ़ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है हुई है या पास हुआ है वो इसलिए हुआ, लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है। आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वक़्फ़ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक़्फ़ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? भाजपा का क्या रहेगा इसमें? आप लोग चलेंगे? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है, सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा। इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वक़्फ़ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा, तो फिर इनके एमएलए हंगामा क्यों मचा रहे हैं? फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट हफ्ते के पहले दिन ही भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। निफ्टी जहां 1100 अंकों की गिरावट के साथ 21,800 के लेवल पर पहुंच गया था, वहीं सेंसेक्स 3,300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,900 के आसपास चल रहा था। तो वहीं बाजार गिरने को लेकर शेयर बाजार विशेषज्ञ नीरव वखारिया ने कहा कि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के कारण बाजार में असमंजस का माहौल है। देखिए, मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक टैरिफ लगा दी है, जो कस्टम्स ड्यूटी अपने हिसाब से कहे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में लगा दी है, और बाकी कंट्रीज़ भी रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी बातें आ रही कि भाई नेगोशिएट करेंगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो अगले 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम ही कन्फ्यूजन है, और डर का माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज़ है यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर में अच्छी खासी ड्यूटीज़ लग जाएगी। तो इसके कारण जो पूरे बिजनेस में का जो वर्ल्ड है उसमें एक हलचल पैदा हो गई है, और ये एक डर का माहौल पैदा हो गया। तो उससे मार्केट में एक काफ़ी बड़ा हम लोग पेन रिएक्शन देख रहे हैं, और लगता है कि ये रिएक्शन अभी और चलेगा। जब तक कुछ ठोस अगले 2-3 दिनों में कुछ निकल कर नहीं आता है, तब तक ये मार्केट में ट्रेंड इसी तरह का नेगेटिव बना रहेगा। सोमवार का दिन खुलते ही मार्केट में भारी गिरावट आ गई, हाहाकार मच गया जी। वो देखिए क्या ना कि हर 2-4 साल में एक बड़ी घटना होती है जिसके कारण मार्केट में एक इस तरह का रिएक्शन आता है, और ये वाला जो पर्टिकुलरली मोमेंट है वो इंडिविजुअल इंड्यूस्ड है, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये किसी एक आदमी के द्वारा किया हुआ गया है। और पूरे विश्व जगत में जो बिजनेस का जो आपका एनवायरनमेंट है वो पूरा उथल पुथल हो गया रातों रात एकदम। तो उसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पेन हमें देखने को मिल रहा है, और अब मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इंटरमीडिएट प्लेयर्स है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट आगे दिनों में क्या चलेगी। और एफआईएस की हम लोग लगातार सेलिंग देख रहे हैं। मार्च महीने में थोड़ी बहुत बाइंग जरूर हुई थी, लेकिन इस अप्रैल महीने की शुरुआत से हमने फिर से देखना शुरू कर दिया कि एफआईएस की सेलिंग आ रही है। और अगर अमेरिका में जिस तरह से डेवलपमेंट होते रहेंगे उस हिसाब से, और जो यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इसके मद्देनजर लगता है कि मार्केट में जो भूचाल अभी आया वो जल्दी थमने वाला नहीं है। जी, किस तरीके से रहने वाला है, मतलब विदेशों के साथ साथ भारत में भी यही असर होगा? हाँ, क्योंकि सारी मार्केट जो है ना अलाइंड है, यूएस है, यूरोप है, अमेरिका है, या फिर जापान है, चाइना है, इंडिया, सारी मार्केट्स अलाइंड है, कोई अछूती नहीं है। तो अगर कहीं पे भी कोई एक बड़ा रिएक्शन आता है, और खास करके यूएस जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस पे अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो उसका असर पूरे वर्ल्ड की सारी मार्केटों पर पड़ता है, सारी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन खास करके काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगे हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कहीं पे कुछ नेगोशिएशन आता है या कहीं पे कुछ अगर ढिलाई बढ़ती जाती है तो फिर ये पेन थमने का नाम लेगा। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन असमंजस में रहेंगे। हिमाचल में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं इस बात को लेकर के पहले भी कह चुका हूं, विधानसभा के अंदर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी हमने बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं रही है। आज गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, आदमी जो है वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। और इस सिलसिले में पर्टिकुलरली हमने जब बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में एचपीपीसीएल की वर्किंग बहुत कंट्रोवर्शियल रही है जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बड़े गंभीर आरोप वहां पर कामकाज को लेकर के नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर लगे हैं। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर वहां पर थे एचपीपीसीएल में, उनका गुम होना, उनका मिसिंग रिपोर्ट होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होना, बाद में 10 दिनों के पश्चात उनकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को लेकर के परिवार जो है वो धरने पर बैठे। धरने पर बैठ करके परिवार के लोगों ने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये एक साधारण मामला नहीं है, ऐसा कि आत्महत्या किसी डिप्रेशन में आकर के कर दी, ऐसे कर दी। ये गंभीर मामला सरकार की वर्किंग का है। दबाव में, तनाव में बहुत ज्यादा थे विमल नेगी, और उस हालात में परिवार के लोगों का कहना था कि हम अभी भी इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि ये आत्महत्या है या हत्या है। जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए।
लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया। और हमने इस बात के लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी बात कही कि सीबीआई की जांच करने में क्या गुनाह है। अगर आपको लगता है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, परिवार के लोगों को लगता है, और उस वक्त वहां पर एचपीपीसीएल के कर्मचारी भी इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता मांग कर रही है, तो ऐसी सूरत में बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर सीबीआई की जांच को रोका जाए, सीबीआई की जांच होने देना चाहिए। और हमने कहा था मुख्यमंत्री जी आप रिकमेंड करिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मना किया। अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा, विधानसभा के बाहर कहा कि उनके परिवार को हम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि आप जांच करिए, जांच करने के बाद फिर हम आपका इंतजार करेंगे। 15 दिन का समय दिया था परिवार वालों ने, और सरकार की ओर से 15 दिन के अंदर कहा था कि इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन हो गए और पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं कि विमल नेगी जी की मृत्यु की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अभी किन्नौर में मैं देख रहा था, 2 दिन पहले प्रदर्शन हुआ जहां हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, परिवार के लोगों ने भी किया उनके, और परिवार के लोगों ने प्रमुख रूप से इसी बात को लेकर के कहा कि आखिर विमल नेगी की सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर रही है। और जो प्रदेश सरकार ने जो जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसका टर्म जो है, वो टर्म क्या है, उसका जो समय जो 15 दिन का कहा था, वो 15 दिन की बात कही थी, तो 15 दिन का समय पूरा हो गया। ऐसे में अब हमको भरोसा नहीं है। ऊपर से जो डायरेक्टर थे देशराज, उनको जमानत मिल गई, और जो जमानत मिली है उसमें मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट की ओर से कोई भी काउंसिल वहां पर जो है वहां पर खड़ा नहीं हुआ, यानी कि सरकार ने पूरी मदद की उनकी जो है वो जमानत हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। हम तो बात अभी भी यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें इनिशिएटिव लेकर के समय बिताए बिना, इससे पहले कि सबूत नष्ट हो जाए, इससे पहले कि जांच को रफा दफा करने की कोशिश हो, तुरंत जो है इसकी सीबीआई की जांच के लिए परिवार के लोग आग्रह कर रहे हैं। तो हमारी बात मत मानिए, लेकिन परिवार के लोगों की बात मानिए, ऐसा मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई किसी से भी जांच करें। देखिए, ईडी सीबीआई की जांच का विषय जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को इसमें करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड स्टेट गवर्नमेंट की ओर से केस होगा, तभी जाकर के सीबीआई जांच होती है। अन्यथा सीबीआई जांच ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मामले में अपने आप इनिशिएट करती है। बहुत कम केसेस होते हैं, या तो कोर्ट के माध्यम से होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, तो तब जाकर के जांच होती है। मुख्यमंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए, जब परिवार के लोगों ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अब इसमें सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आजाद भारत ने 1947 से लेकर 2014 आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन पाया था। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।